वेलकम बैक गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। और नया टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं भाई ऑसिलेशंस। व्हाट इज ऑसिलेशन? तो ये एक मोशन होता है, एक प्रकार से हम इसको कहेंगे एक मोशन होता है। कैसा भी मोशन, जैसे मैं बताऊंगा आपको आगे डेफिनेशंस, तो उस तरीके का मोशन होगा। लेकिन ये मोशन पूरी तरीके से डिफरेंट है। जितना भी हमने मोशन अब तक देखा, हमने देखा एक स्ट्रेट लाइन मोशन देखा, हमने एंगुलर मोशन देखा, हमने रोटेशनल मोशन देखा। ये तीनों मोशन से डिफरेंट है, पर है पूरी तरीके से नया तरीके का मोशन है। इसमें हमें नई चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हाँ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपको पता है, लेकिन एम्पलीट्यूड शायद आपको नहीं पता होगा अब तक, तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे आगे भी। और अब हम पढ़ने वाले हैं ऑसिलेशन की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, बेसिक टर्म्स। तो आज का जो सेशन है इसमें हम बेसिक टर्म पढ़ने वाले हैं और एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करने वाला है ऑसिलेशन का, ठीक है, एसएचएम का। ठीक है, ऑसिलेशन का मतलब हम एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक हम इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो किस तरीके से होगा आपको पता चलेगा धीरे धीरे। चलिए मेरे साथ में यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी है, हम उसको हम पढ़ते हैं। तो भाई सबको पता है, सबको पता है ये वाली चीज, एनी मोशन, कोई भी मोशन, कोई भी मोशन, बिल्कुल, विच रिपीट यानी दोबारा वापस आना, दोबारा वही काम करना, विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। बिल्कुल, यहां पे देखो मैंने क्या बताया, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कुछ पर्टिकुलर समय के बाद में। जैसे कि आपका पीरियड होता है, बिल्कुल, आपके जो स्कूल में जो एक सेशन होता था 1 घंटे का, उसको आप पीरियड बोलते थे, क्योंकि 1 घंटे के बाद में नया पीरियड शुरू होता था, तो आप इसको पीरियड बोलते थे, मतलब 1 घंटा। जैसे कि आपका स्कूल सुबह में अगर 7 बजे स्कूल होता है, तो कल फिर से सुबह में 7 बजे स्कूल होता है, दिस इज पीरियोडिक। ठीक है, ये भी एक पीरियोडिक है। जैसे कि आपका पीरियोडिक टेबल, वो तो पूरी तरीके से पीरियोडिक है। ठीक है ना, मेंडेलिव से लेके न्यूलैंड तक, न्यूलैंड से लेके मेंडेलिव, और फिर जो नया मॉडर्न पीरियड टेबल है, ये सभी के सब पीरियोडिक है। मतलब क्या, उसकी प्रॉपर्टीज इक्वल इंटरवल के बाद में रिपीट होती थी, सेम होती थी थोड़ी थोड़ी। तो यहां पर भी रिपीट होना का मतलब क्या है, अभी जो काम किया कंप्लीट, वही कुछ समय के बाद में रिपीट होना। जैसे कि सर्कुलर मोशन, यस, वेरी गुड एग्जांपल सर। सर्कुलर मोशन देखो, यहां से शुरू होके फिर वापस अपने पॉइंट पे आ जाओ, फिर से शुरू करो, फिर से पॉइंट पे, फिर से शुरू, फिर से पॉइंट पे, फिर से, दिस इज पीरियोडिक। क्योंकि कुछ समय के बाद में वही काम कर रहा है। जैसे कि अगर एक 5 मिनट ले रहा है यहां पे आने के लिए, तो अगेन 5 मिनट के बाद में फिर से वापस आएगा, फिर से ये 5 मिनट का टाइम इंटरवल ले रहा है, ये होता है पीरियोडिक फंक्शन। तो भैया आपको टाइम पीरियड का डेफिनेशन आपको पता होगा अभी। उसके बाद में हम देखते हैं ये एक नई चीज जिसको अब अभी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ये ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ये चीज क्या होती है सर? ये कुछ नया है, ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी। सर हमें वाइब्रेटरी पता है। देखो सर, हम जब गैस को जब हम हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो ना वाइब्रेट होते हैं। गैस छोड़ दो आप, गैस ये बॉडी, इस बॉडी को आप बजाओ यहाँ पे खचाक ऐसे, तो क्या होगा, अंदर के जो पार्टिकल है ना वाइब्रेट होंगे अपनी जगह पे। यस, यही तो वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन यानी कि एक उसका जो पार्टिकल होता है अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा ऐसा। अच्छा, तो यहां पे डेफिनेशन देखते हैं, पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक है, मतलब इसका समय निश्चित है और कुछ समय बाद वही काम रिपीट करने वाला है। ए पीरियोडिक मोशन इन विच ए पार्टिकल रिपीटेडली मूव्स टू एंड फ्रो, आगे पीछू। कौन? पार्टिकल अलॉन्ग द सेम पाथ। ये पाथ नहीं बदलता भाई, इसका पाथ सेम होता है। बिल्कुल, मान लेते कि भैया हमारा पार्टिकल यहां पे है, इसको मैंने फोर्स दिया, धक्का दिया, खचक, ये आगे गया, खचक, फिर से यहां से वापस आया, खचक, ये कंटिन्यूली अपनी इस पाथ पे मूव कर रहा है, खचक, 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 खचक। तो ये क्या है? ये है ऑसिलेटरी मोशन, मतलब जो मोशन टू एंड फ्रो मोशन करता होगा, जो ऑब्जेक्ट, जो पार्टिकल अपना मोशन टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे करता होगा मोशन। यहां से आगे गया, फिर पीछे आया, फिर पीछे गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, मतलब ये कंटिन्यूअसली वही काम कर रहा है।
तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। जो आपके पार्टिकल होते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, अगर यहाँ पे पार्टिकल पे आपने यहाँ पे बजा तो क्या करेगा, ऐसे वाइब्रेट होगा, ऐसे वाइब्रेट होगा, बराबर है। ठीक है सर, तो बात समझ में आ गई। व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन? वाइब्रेट करना यानी कि पार्टिकल का एक जगह पे मतलब टू एंड फ्रो मोशन करना किसी मीन पोजीशन पे। अभी देखते हैं मीन पोजीशन के अबाउट, वो भी देखना है हमें। एवरी ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? सर ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो हो और सेम पाथ पे फॉलो करता हो, मतलब वो अपना पाथ नहीं बदलता, यही पाथ पे टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो हम उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। वेरी क्लियर, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, टू एंड फ्रो मोशन है और किसके कहां पे है, अलोंग द सेम पाथ, उसको हमें बोलना है ऑसिलेटरी मोशन। और वो कैसा है, पीरियोडिक भी है, पीरियोडिक भी है, टू एंड फ्रो भी है, मतलब आगे पीछे वाला, और सेम पाथ भी है। ठीक है ना, सबको टू एंड फ्रो पता है, आगे पीछू। ठीक है, अभी बात करता हूं ऑसिलेटरी मोशन की। अच्छे से ध्यान देना बेटा, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। क्या बात कही सर आपने, मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन है आगे पीछू, ये पीरियोडिक है, बिल्कुल पीरियोडिक है। अगर इसको यहां से शुरू होने के बाद में यहां पे आने के लिए पहली बार 2 सेकंड लगे, तो दूसरी बार भी वो तो नहीं लगेंगे, तीसरी बार भी वो तो नहीं लगेंगे, मतलब ये जो वाइब्रेटरी मोशन है, जो टू एंड फ्रो मोशन है, ये पीरियोडिक है। करेक्ट है, पीरियोडिक है। बट सवाल आगे तकलीफ वाला है, एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। मतलब क्या सर, ये तो समझ गया कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, लेकिन आप ये कहना चाहते हो क्या क्या कि भाई पीरियोडिक जो मोशन है वो ऑसिलेटरी होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन मैंने बहुत सारा बताया, जैसे कि सुबह में आप स्कूल गए, दूसरे दिन फिर से 7 बजे स्कूल गए, तो क्या टू एंड फ्रो मोशन हो गया? क्या आप आगे पीछे काम कर रहे हो? बिल्कुल नहीं है, टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। तो एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी, मतलब जो पीरियोडिक मोशन है, हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। लेकिन कोई ऑसिलेटरी मोशन है ना जो टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है, पक्का वो पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक का मतलब है उसका टाइम फिक्स होगा एक कंप्लीट उसका मोशन करने के लिए। हमें पता है सर्कुलर मोशन जो पीरियोडिक है, गोल घूमता है, लेकिन क्या ऑसिलेटरी है? बिल्कुल भी नहीं है, ऑसिलेटरी नहीं है वो। हाँ, उसका अगर प्रोजेक्शन करते हो किसी लाइन पे तो आपको ऑसिलेटरी दिखेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हम पढ़े थे, वहां पे पीरियोडिक उसका पीरियड जो है सेम होता है, लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। सो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। देन व्हाट इज मीन पोजीशन? तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां से यहां पे मूव कर रहा है, अगेन वापस आके यहां पे गया, फिर यहां पे गया, फिर यहां पे गया, तो इसकी जो मीन पोजीशन है वो यहां पे सेंटर पे होगी इसकी, मतलब यहां से इक्वल दूरी और यहां से इक्वल दूरी। मान लेते हैं यहां से ए डिस्टेंस है, यहां से ए डिस्टेंस है, तो इसको बोलना है मीन पोजीशन। क्या बोलना है? मीन पोजीशन। सर क्या बोलना है बेटा? मीन पोजीशन। इसको कौन सी पोजीशन बोलना है? ये वाली पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सा पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन, आखिरी वाला पोजीशन। और इसको कौन सा बोलना है? सर ये भी तो एक्सट्रीम पोजीशन ही हुआ ना सर, एक्सट्रीम पोजीशन। बिल्कुल सही सुना आपने, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, चलो हम तीनों चीजें पढ़ लिए। मीन पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, और ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है। तीनों की जरूरत सेम है। अभी हमें पढ़ना है इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय, समय का एक टुकड़ा, इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच टू एंड फ्रो मोशन रिपीटेड इज कॉल्ड इट्स पीरियड। मतलब ये जो यहां से मूवमेंट यहां पे हो रही है, वापस आ रहा है, ये मूवमेंट जो हो रही है, ये जितना भी समय लेती है उसको हम पीरियड बोलेंगे इसका, क्योंकि वो पीरियोडिक है, मतलब उसके हर एक मोशन को सेम टाइम लगता है। तो सिर्फ हम एक मोशन की बात कर रहे हैं, यहां से निकला, इस तरफ गया, यहां से वापस आया, यहां पे, तो ये जो जाने और आने के लिए जो डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस के लिए जो टाइम लगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड, इट्स पीरियड। अब व्हाट इज
फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? देखो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे से पूरा उल्टा है। मतलब एक एक कंप्लीट मोशन के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड। और अगर आपने कुछ यूनिट टाइम बताया, जैसे कि 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, आप कुछ ही बताओ, आपने 1 सेकंड बोला तो हो गया यूनिट टाइम। तो 1 यूनिट टाइम में कितने रिपीट मोशन कंप्लीट कर रहा है उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। मतलब देखो 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 मोशन 1 सेकंड में कर रहा था, हम उसको क्या बोलेंगे? 5 फ्रीक्वेंसी है उसकी भाई। अगर ऐसे 10 मोशन कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हम क्या कहेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है 1 सेकंड में। चलो आप 1 मिनट में बताओ, 1 मिनट में मानो ऐसे 60 कंप्लीट मोशन कर रहा है, 60, तो हम उसका फ्रीक्वेंसी बोलेंगे 60 मोशंस, 60 रिपीटेड मोशन पर मिनट। सिंपल है सर, कुछ ज्यादा तकलीफ वाली बात तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा और आप इसको नोट कर सकते हो इजीली। तो हमें पढ़ना उसमें से लीनियर मोशन। पहले तो व्हाट इज लीनियर मोशन? तो भाई यहां पे मैंने लिखा है क्लियरली, ऑसिलेटरी मोशन अलोंग द सेम लीनियर पाथ। मतलब कोई ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, ऑसिलेटरी मतलब एक तो टू एंड फ्रो होता है या फिर अप एंड डाउन कंटिन्यूसली हो रहा है, तो उसको भी हम ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन अलोंग द सेम लीनियर पाथ, लीनियर पाथ मतलब एक ही लाइन पे। तो सोचो कि हमारे पास में एक टेबल है, मान लो ये टेबल है जो कि फ्रिक्शनलेस है। कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। ये जो टेबल है इसका जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। मान लेते हैं कि यहां पे कोई हमारा ब्लॉक रखा है, ऐसे मीन पोजीशन निकाल देता हूं इसकी मैं, ठीक है। यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, और जिसका मास क्या है? स्मॉल m। और इसको मैं क्या करता हूं? एक स्प्रिंग के साथ में बांध देता हूं इस तरीके से, ठीक है। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है के, फिलहाल आपके स्प्रिंग कांस्टेंट नाम एक ध्यान में रखो। बाकी कुछ करना नहीं आपको। तो ये जो ब्लॉक है जिसका मास m है, ये मीन पोजीशन पे है, अभी रिलैक्स्ड है, कुछ नहीं कर रहा है, ये रिलैक्स्ड है अपनी जगह पे, मस्त खा पी रहा है अपनी जगह पे, रिलैक्स्ड है। दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, यू नो, बीच वाला पोजीशन, अपनी जगह पे रिलैक्स है। अभी मैं एक काम करता हूं, कौन सा सर? तो मैं इस बॉल को ना इस तरह खींचता हूं, खचाक खचाक। तो देखो मैं इसको कैसे खींचूंगा अभी। तो जो ब्लॉक यहां पे था कुछ समय पहले, मैं उसको थोड़ा सा आगे निकालता हूं, तो मैंने यहां पे ब्लॉक निकाला। अभी सोचो यहां पे ऐसे ये हो गया ब्लॉक जिसका मास m था। तो क्या स्प्रिंग यहीं का यहीं रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये स्प्रिंग भी स्ट्रेच हो जाएगा। तो स्प्रिंग कुछ इस तरीके से देखेगा, ऐसे यहां पे रहेगा, ये इसके पुर्जे खुल जाएंगे अभी, ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग शिफ्ट हो गया, ये टेबल वैसे का वैसे रहेगा आप, ठीक है। तो आपने देखा जो भी डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां पे हुआ, हम इसको बोलेंगे x। x डिस्प्लेस किया आपने इसको, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा है? तो ये वाला डायरेक्शन है। मतलब जिस ये जो ऑब्जेक्ट है, जो मास m है, इसको जब आपने खींचा तो आपने क्या किया? स्ट्रेच किया, ठीक है। क्या किया आपने? स्ट्रेच किया, उसको खींचा। तो हमने इसको खींचा, तो अभी क्या होने वाला है? स्ट्रेच्ड कंडीशन में ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरफ जाएगा, खचाक। तो आपने कभी देखा होगा, जो आप साइकिल का स्टैंड होता है उस पर एक स्प्रिंग होती है, गाड़ी का जो स्टैंड होता है उसमें एक स्प्रिंग होती है। जब आप स्प्रिंग खुद घर पे लगाना चाहते हो, बड़ा ही तकलीफ देता है आपको, वो नहीं खिलता, हाथों से नहीं खुलता हो। तो वैसे भी मैं इसको जब खींचूंगा ऐसे खचाक खचाक, तो क्या करेगा? मैं डिस्प्लेसमेंट एक दिशा में कर रहा हूं, लेकिन उसी वक्त ये स्प्रिंग ना अपने को उस तरफ खींचेगी। मतलब इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो रहा है, और उस फोर्स को बोलते हैं, इस तरफ जो फोर्स है ना, ये हम इसको बोलेंगे F, और F का नाम देंगे हम, F इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सी फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स, यस, याहू। F को बोला है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। उसका वैल्यू बताते हैं कितना होता है। तो
अभी क्या होगा, जैसे मैं खींचूंगा इसको खचाक, तो छोड़ने के बाद में वापस जाएगा खचाक खचाक। तो क्या यहां पे रुकेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है इस डायरेक्शन में, इसको और इस डायरेक्शन लेके जाएगा खचाक खचाक। तो अभी सोचो कि भाई इतना दूरी यहां पे है, तो उतना ही दूरी पीछे आया होगा यहां पे, तो यहां पे ब्लॉक आ गया होगा ऐसे। ऐसे यहां पे आया होगा ब्लॉक, इसका मास होगा m। तो अभी देखो क्या होने वाला है, स्प्रिंग और इसका जो स्प्रिंग है ना ऐसे चिपक गया होगा, चिपक। और ये पूरा का पूरा इस जो एक्सिस है ना मेन पोजीशन वाला, ये यहां से पीछे की तरफ भी x की डिस्टेंस आया होगा। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट की दिशा में है मेन पोजीशन से इस दिशा में, ये हुआ आपका x की डायरेक्शन, ये थी आपकी x की डायरेक्शन इधर। अभी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में f हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो देखो आपने इस स्प्रिंग को दबाया कचक, तो अंदर से जो स्प्रिंग होगा ये फोर्स लगाएगा कुचुक इस तरफ, इस तरफ। तो भैया ये जो फोर्स है ना, हम इसको भी रिस्टोरिंग फोर्स ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको दबाया, तो क्या करेगा अंदर से, जब आपने बाहर से दबाया तो आपको भी दबाएगा खचक खचक। तो इसने दबाया, ये फोर्स F, इसको भी हम रिस्टोरिंग फोर्स ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद को रिस्टोर करना चाहता है, वो जैसा था वैसा रहना चाहता है, रिलैक्स। तो अभी सोचने वाली बात है, हम इसको कॉम्प्रेस्ड कंडीशन बोलेंगे, कॉम्प्रेस्ड। तो सर यहां पे एक बात पता चली कि जो फोर्स है ना, रिस्टोरिंग फोर्स, ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड है। मैं इस चीज को जितना दूर खींचूंगा उतनी ज्यादा फोर्स उस तरफ डेवलप होंगी। अगर मैं इसको इस तरफ खींचूंगा तो फोर्स उस तरफ, अगर मैं इसको इस तरफ दबाऊंगा तो फोर्स मुझे इस तरफ दबाएंगी। तो मतलब मुझे एक रिलेशन लग रहा है कि सर जितना डिस्प्लेसमेंट करूंगा ना उतनी फोर्स बढ़ेगी। तो मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट रिलेशन बता देता हूं। बिल्कुल, क्योंकि मैं जितना खींचूंगा उतना ही तो वहां पे डेवलप होगा फोर्स इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सर फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं क्या करता हूं ना, इनका डायरेक्शन कंसीडर करके यहां पे एक नेगेटिव साइन लगा देता हूं। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों अपोजिट है। ठीक है, तो अभी मैं काम करता हूं, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है ना, बहुत मतलब पसंद नहीं है मुझको, इसका मुंह नहीं पसंद मुझे, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो यहां पे जो फोर्स बनेगी ना, ये बनेगी -x। तो ऐसे कभी फोर्स होती है? बिल्कुल भी नहीं सर। यहां पे कुछ इक्वल टू डालेंगे, फिर यहां पे कांस्टेंट डालेंगे, फिर अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक कमी है, वो है माइनस की। अभी बहुत बढ़िया लग रहा है। दिस इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू। ये है रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू मिल गया आपको। क्या आसान था सर ये तो। इसका थ्योरी लिखने के लिए आता है, लेकिन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब ये थ्योरी नहीं लिखने के लिए, बस आपको आपके एक आइडिया के लिए मैंने बताया कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट दिशा में, इसलिए माइनस साइन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल, इज इक्वल टू यहां पे डाला हमने, कोई बात नहीं। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया, सिंपल सी बात है, इक्वेशन मिल गया आपको। तो ये जो फोर्स है यहाँ पे के कौन है? तो यहाँ पे मैं के का वैल्यू बताता हूं। पिछली बार बताया था, ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। मतलब वो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो जिस भी मटेरियल से स्प्रिंग बनी उसका, उस मटेरियल का एक स्प्रिंग बनाने के बाद में उसका एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है हमें, जो फोर्स को कितनी गुना ज्यादा करेगी या फिर कम करेगी। तो ऑब्वियसली ज्यादा ही करती है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा डेवलप करती है अगर के की वैल्यू ज्यादा रही तो। बिल्कुल भी ठीक है। और ये एक मटेरियल के लिए फिक्स्ड हो जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी एक काम की चीज बाकी है, वो ये कि सर अगर मैंने फोर्स वहां पे जनरेट हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स, तो पक्का यकीनन वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, बराबर है। तो भाई एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, और या फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा? तो एक बार पहले एक्सेलरेशन निकाल। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फोर्स? सर हम बोलते हैं मा, ma।
ये क्या है माइनस के एक्स। हमें क्या निकाला सर एक्सेलरेशन, तो मैं एक्सेलरेशन को यहीं पे रखूंगा, बाकी सभी की सभी चीजें उस तरफ, के उस तरफ है, एक्स एक्स उस तरफ है, और ये जो माइनस है वहीं पे रहेगा। लेकिन यहां पर ये जो वैल्यू है जिसका हम एम बोले, मास एम, उसको मुझे डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, तो इस तरफ रहेगा मास। सो अगेन जैसा कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, के और एम जो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और अपोजिट है दोनों का डायरेक्शन। नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, इंडिकेट दैट एक्सेलरेशन, या फिर हम एक्सेलरेशन से पहले फोर्स आता है तो हम कहेंगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ओप्पो डायरेक्शन। ये ओप्पो क्या होता है सर? वीओ होता है सर? नहीं सर, ओप्पो का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी तो एक बात पता चल गई कि भाई एक्सेलरेशन और फोर्स ये दोनों के दोनों डायरेक्शन सेम रहेगा और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उनके अपोजिट रहेगा। तो अभी मुझे एक बात बताओ, क्या आपने गौर किया यहां पे हर बार जो फोर्स का डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन की तरफ था। देखो जब हमने इसको इस तरफ खींचा ये ब्लॉक को, तो फोर्स इस तरफ डेवलप हो रही थी, और जब मैंने इसको कॉम्प्रेस किया तो देखो फोर्स इस तरफ डेवलप हो रही है। मतलब क्या, हर बार इसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो मेन पोजीशन की तरफ होगा। तो फिर एक्सेलरेशन का क्या होगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी उसी दिशा में होगा, मेन पोजीशन की तरफ। वेरी सिंपल। पढ़ना है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो उसको हम पढ़ते हैं, बड़ी आसानी से पढ़ेंगे उसको। चलो तो हम पहले देखते हैं हमारे पास में क्या खोजी हुई चीज है। तो हमने पिछली बार खोजा था रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और फिर हमने बोला था कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स। ये चीजें पता थी। फिर यहां पे एक बात मैंने देखी कि भाई ये जो एक्सेलरेशन है ना, इसको मैं कुछ और फॉर्म में लिख सकता हूं। तो पहले हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी होती है dx by dt। व्हाट इज dx? dx इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। फिर हमने देखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर मैं इस d अपॉन dt ये वैसे का वैसे रहेगा, और यहाँ पे v के जगह पे अगर मैं v का वैल्यू रखूं वेलोसिटी का, तो क्या आएगा dx अपॉन dt, उसका आएगा डेरिवेटिव। सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी देखो होने वाला क्या है, तो इसका डेरिवेटिव डबल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा d2x अपॉन dt 2। तो यहाँ पे आएगा, ये हुआ आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू। ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है, क्यों ना मैं यहां पे पुट कर दूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो आपको क्या मिलेगा, देखो पुट इन इक्वेशन 1। तो आपको इक्वेशन देखो 1 क्या रिप्ले मतलब देने वाला है, तो आपको मिलेगा m वही इंटू एक्सेलरेशन d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये x और ये x सेम ही है, ठीक है ना, क्योंकि वही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो आप इसको जैसा यहाँ पे निकाला वैसे निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें सेम है। ठीक है, ओके, क्योंकि दोनों के दोनों डिस्प्लेसमेंट है। देखो हम इस तरफ और इस तरफ मूवमेंट करें तो वो डिस्प्लेसमेंट है। तो अभी यहां से ये जो m मल्टीप्लाई में इसको मैं डिवाइड में लेकर जाऊं तो क्या होगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो m मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में होगा k डिवाइड बाय m इंटू एक्स, और यहाँ पे रहेगा माइनस। एक और चीज कर सकता हूँ, ये जो माइनस वाला टर्म इधर लेके आओ तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पे बनेगा ये माइनस, इधर आएगा तो प्लस k अपॉन m टाइम्स यहाँ पे आएगा s इज इक्वल टू 0। ये हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे इस चीज को क्या बोलना है आपको, k बाई m को क्या बोलना है। सो k बाई m को आप पुट करो वेयर k बाई m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आपको सोचना है कि मैंने इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों कहा। क्या मैं दूसरा नाम दे सकता था,
ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपको सोचना है कि मैंने ऐसा नाम क्यों दिया। तो अभी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्टकट हो गया। देखो अभी क्या आएगा यहाँ पे, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ओमेगा स्क्वायर, और x वही का वही इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। तो इसका यूज क्या है, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल उसको हम करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए तब तक। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान और सिंपल है। शायद एग्जाम में आ भी जाए आपको 2 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन 2 मार्क्स के लिए कंफर्म आएगा। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, बॉडी ऑफ मास 0.2 किलोग्राम। तो गिवन लिखते हैं यहाँ पे मास m इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम, सिंपल है। फिर क्या, इट एक्सपीरियंसेस रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो 0.2 न्यूटन की है। व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट x है उसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो किलोग्राम में है, ऐसा यूनिट है, न्यूटन है ऐसा यूनिट है, लेकिन सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है उसी जैसे। तो इसको ऐसा में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 × 10⁻² मीटर। फिर अभी पूछा है फोर्स कांस्टेंट निकाल। तो नंबर 1 फोर्स कांस्टेंट बताओ। सो क्या होगा फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट होता है k। सो हमें पता है F इज इक्वल टू kx। फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो साइन है वो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें फोर्स कांस्टेंट निकालना है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, वो नंबर होता है। सो हम अभी यहाँ से k का वैल्यू निकालो। तो k इज इक्वल टू क्या होगा, ये x नीचे आएगा, x नीचे और यहाँ पे आएगा फोर्स। वेरी सिंपल। अभी क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, बिल्कुल सर। x गिवन है, बिल्कुल सर। तो निकालो भाई। Therefore k इज इक्वल टू f अपॉन x ना। f कितना है 0.2 न्यूटन, डिवाइड बाई यहाँ पे कितना है 4 × 10⁻²। इसको आप ऐसा करो, इसको आप ये जो -2 इसको दे दो तो क्या होगा, देखो 1 2 मतलब 0.04 मीटर ऐसा बनेगा। -2 है ना, 1 + 2 + ऐसा आ जाएगा 0.2। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू 0.2 है और x का वैल्यू कितना है 0.04। इसको अगर आप इजी करना चाहते तो क्या होगा, ये बन जाएगा 2 और एक आगे लेके जाओ 20। तो यहाँ पे भी 2 आगे जाएंगे तो बनेगा 4। तो भाई k का वैल्यू कितना आया 5 4 20 20। तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगा इसका, फोर्स है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, तो ये है डिवाइड में। तो आएगा यहाँ पे k का वैल्यू 5 न्यूटन पर मीटर। सिंपल है। अब सेकंड नेक्स्ट क्या निकालना है, टाइम पीरियड। सो सेकंड पीरियड निकालना है हमें। पीरियड देखो कितना आसान है पीरियड निकालना। व्हाट इज पीरियड, पीरियड 2π/ओमेगा। आपको थोड़ी देर पहले पता होगा कि आपने ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू रखा है k/m, बराबर यहाँ पे लिखता हूँ, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू रखा है k/m। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा होगा इस तरफ जाएगा √k/m। ठीक है, तो यहाँ पे अब पुट करो। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π ऊपर में रहेगा और ये जो ओमेगा है ओमेगा की जगह पे ये रखो √k/m। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 2π वही का वही बनेगा, m ऊपर जाएगा और k आएगा नीचे और ये बनेगा m/k। सिंपल है, k ऊपर गया m ऊपर गया और k नीचे का नीचे वही। अभी ये बना टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अभी आपके पास में मास भी है, आपके पास में k भी है, आप वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। तो सिंपल इस तरीके से काम बनेगा। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π सबको पता है, √m कितना है 0.2 देखो, और कांस्टेंट है 5। तो आप अभी यहाँ पे काम बना सकते हो आसानी से। कैसे बनाओगे, तो सर एक काम करते हैं, यहाँ पे 2π ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मैं 20 बना सकता हूँ, या फिर इसको 20 बनाया तो क्या होगा 10⁻² आएगा यहाँ पे, और डिवाइड पे क्या आएगा 5, बराबर ना। मैं इसको 20 बनाया, देखो मैं इसको 20 बनाया तो क्या होगा -2 आएगा। सिंपल है। तो अभी देखो क्या होगा, 2π वैसे का वैसे, 20 का कुछ हो सकता है क्या, हो सकता है सर। देखो क्या होगा, 5 1 5 5 4 20। तो यहाँ पे आएगा 4 × 10⁻²। वेरी सिंपल है, क्या बात है सर, मजा आ गया। यहाँ पे देखो 2π है
और ये जो 4 है ना, रूट के बाहर जब आएगा तो ये 2 बन के आएगा, और एक जो -1 है ना, ये आएगा -2 है, वो -1 बन के आएगा। देखो 2 2 4 10 इंटू पाई 10⁻⁻1, ये हुआ आपका टाइम पीरियड सेकंड में। फिलहाल एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे जो -1 दिया है ना, इसको आप 4 के साथ में लगा सकते हो, 4 के साथ में आप चिपका सकते हो। तो देखो यहाँ पे -1 है तो एक प्लस पिच आएगा, तो यहाँ बनेगा 0.4 पाई सेकेंड, ये हो गया आपका टाइम पीरियड। इस मोशन का टाइम पीरियड हो गया ये, वेरी सिंपल था। अभी पूछा एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो तो निकालो फटाफट, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो अभी आपको निकालना है एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेंटीमीटर। तो भाई हमारे पास में एकदम फोर्स है, देखो फोर्स कैसी है, हमने देखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, याद करो, माइनस क्या था हमने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ये भी क्या था, ठीक है। तो यहां पे आएगा पॉजिटिव, तो फोर्स के जगह पे आप जब रखोगे मास के जगह पे, तो या ये करो, या फिर एक सिंपल सी बात थी, देखो हमने लिखा था फोर्स इज इक्वल टू -kx, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -kx। हमें चाहिए था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -kx और डिवाइड बाय में जाएगा m, लेकिन हमने इसको क्या बोला है, -k/m को बोला है ω²x, दिस इज एक्सेलरेशन। या तो आप k/m की जगह पे k/m रख दो, अगर आपके पास ω² का वैल्यू नहीं है अपने पास में, तो आप k/m पे जगह पे ω² का वैल्यू है क्या, बिल्कुल नहीं है सर, हमारे पास में ω² का वैल्यू नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, k/m की जगह पे k/m का वैल्यू रखो, फटाफट काम हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -k कितना है, k कितना है 5, थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। x कितना है, x है सर 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻²। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन आफ्टर 1, यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखना था हमें, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है बॉडी का व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन। सो 5 इंटू 1 सेंटीमीटर x, और अपॉन में m कितना आएगा, तो होगा 0.2। तो अभी देखो क्या होने वाला है, आप इसको अगर आप 5 रखोगे तो इसको आप 2 कर सकते हो, या फिर आप ऐसे ही करके देखो तो क्या होगा, देखो यहाँ पे है -5, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा 5, और ये जो 1/0.2 है ना, मैं इसको अगर यहाँ पे 2 बना दूँ, सो ये अगर आगे गया तो यहाँ पे जब 2 बनेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक है, और ये बन जाएगा 1 वैसे का वैसे, और यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। अब देखो ये जो 2 1 2 है, और यहाँ पे जो आएगा 25, तो यहाँ पे आंसर आएगा -25 10⁻⁻2 एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, -2, अगर इसको दे दूँ तो क्या बनेगा, -0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा उसका वैल्यू। वेरी सिंपल है और बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल था, ये आपको देगा पूरे 3 मार्क्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जैसे ही आपको पता होगा कि अभी हम चैप्टर को बहुत तेज़ी से ख़त्म तो नहीं करने वाले, लेकिन जितना भी तेज़ी से जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है और हमारे लिए भी। तो आपको बस हर दिन वीडियो को देखना है, उसका नोट्स बनाना है और लिखना है, और क्या।